चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जितना पॉस्टुलेट था वो सारा पॉस्टुलेट हम आप लोग के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। बात समझे? ठीक है, हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल का सारा पॉस्टुलेट को एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पॉस्टुलेट था? पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है कि एटम का दो पार्ट होता है, एक को न्यूक्लियर कहते हैं और दूसरा को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इस क्लोज सर्कुलर पाथ को वो स्टेशनरी ऑर्बिट कहता था। स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी पहले से फिक्स होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एक दो नहीं होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। और इलेक्ट्रॉन वही स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के इक्वल होगा। हर स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी पहले से फिक्स होता है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी धीरे धीरे करके क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखे थे कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है वो ना ही इलेक्ट्रॉन को ना ही एनर्जी को लूज करता है, ना ही एनर्जी को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या गेन करता है कब? जब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो। लोअर से हायर जाने के लिए वो एनर्जी को गेन करता है और हायर से लोअर आने के लिए वो एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको दो टर्म सिखाए थे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 1। एक्साइटेड स्टेट, लोएस्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी है सबको तुम एक्साइटेड स्टेट कहोगे। एक्साइटेड स्टेट में n का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 3 4 5 से लेकर के कहां तक होगा, इंफिनिटी। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, यानी ऑर्बिट से एक्साइटेड स्टेट बताना होता है तो घटा करके बताते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट बताना होता है तो बढ़ा करके बताते हैं। और लास्ट हम तुम लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉन तभी तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा जब तक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होंगे। बात क्लियर है? ठीक है, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में अगर बात करोगे तो दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन के ऊपर में बात किए थे, एक था फोर्स बैलेंस इक्वेशन और एक था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन आप लोग को याद होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन क्या था, याद है? ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh बाई क्या था, 2 पाई, यही था ना? ठीक है, और एक फोर्स बैलेंस इक्वेशन था kz e स्क्वायर बाई क्या था तुम्हारा, r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई क्या है, r। तो ये दो इक्वेशन था तुम्हारे पास में, एक mv स्क्वायर बाई r और एक kz e स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसको हम लोग कह रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम लोग कह रहे थे फोर्स बैलेंस इक्वेशन। क्या कह रहे थे सर, फोर्स बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। तो ये दो हम लोग पढ़े हुए हैं। आज का जो हम लोग का सारा चर्चा होगा ना वो इसी के ऊपर में होने वाला है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और फोर्स बैलेंस इक्वेशन के ऊपर में। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लो, बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पूरा तरह से सही नहीं है। इसके बाद हम लोग एक और एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो है ना वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किसको कहते हैं, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल वैसे एटम के लिए एप्लीकेबल है जिसके पास मात्र कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? अब तुम कहोगे सर ठीक है, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, कितना होता है, 2 होता है। तो यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन या फिर उनके जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन। अब बताओ हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो हाइड्रोजन के जैसे बनाना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 1। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको He+ कहेंगे बच्चा, यानी ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, He+ के लिए एप्लीकेबल होगा। उसी प्रकार से ये लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, Li2+ के लिए, और बेरिलियम में Be3+। यानी हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल में जितना भी बात करना है वो सब बात सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होगा, यानी वही एटम के लिए एप्लीकेबल होगा जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन। बोलो, बात समझ में आया ना? ठीक है, अब हम लोग जो आगे चर्चा करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बाबू ये बात याद रखना, मेंस में हर साल ये टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। और तुम लोग का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई और नीट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आप लोग का जेई है ना, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। बात समझे? ठीक है। अब सुनो, बोर्स एटॉमिक मॉडल का जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, वो दो चीज के ऊपर में बेस्ड है। कितने के ऊपर में बेस्ड है? दो के ऊपर में। एक है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि है mvr इज इक्वल टू nh/2π, यही है ना? ठीक है, तो पहला इस पे बेस्ड है, और दूसरा है फोर्स बैलेंस इक्वेशन, यानी kze² बाई क्या हो जाएगा? r² इज इक्वल टू mv² बाई क्या हो जाएगा? r। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन के ऊपर में सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बेस्ड होने वाला है। एक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा क्या है तुम्हारा? फोर्स बैलेंस इक्वेशन। तो यही दो इक्वेशन को लेकर के हम लोग सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? तो पहला कैलकुलेट करना सिखाएंगे रेडियस। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेडियस। और दूसरा कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी। और तीसरा कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। क्या करेंगे? एनर्जी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये तीन चीज कैलकुलेट करना सीखेंगे, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। अब एकदम ध्यान से देखना है बाबू, कोई टफ नहीं है, बस छोटा छोटा एक एक फॉर्मूला सब में याद रखोगे ना, तो तुम एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस कैलकुलेट करना है। अब हम तुम लोग को क्या बताएं, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम लोग बाहर से कोई इक्वेशन लाने वाले हैं क्या? हम लोग दो इक्वेशन के ऊपर में बात करेंगे। कौन कौन सा था? एक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या है? फोर्स बैलेंस इक्वेशन। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही था ना बच्चे, mvr इज इक्वल टू nh/2π, है या नहीं है? अब ध्यान दो, अगर यहां से मुझे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? वेलोसिटी। तो बाबू वेलोसिटी इज इक्वल टू nh/2π इंटू 1/mr लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हैं, kze² बाई r² इज इक्वल टू mv² बाई r, यही है या नहीं है? बाबू इसको और इसको हम कट कर देंगे तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? तो रेडियस निकालना है, तो उसको इधर भेज दो, तो r इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/mv², ठीक है, इंटू kze², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये इधर चला गया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा? या फिर रुक जाओ, ठीक है, ऐसे रहने दो, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे कर लो, ठीक है, रहने दो। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये है mv² बाई क्या करोगे? r इज इक्वल टू kze², ठीक है, kz क्या है तुम्हारा? e² बाई r², ऐसे है या नहीं है? बाबू तुम वेलोसिटी का वैल्यू निकाले हो क्या? निकाले हैं या नहीं निकाले हैं? तो यहां से m/r और v² के जगह में हम ये लिख सकते हैं nh/2π इंटू 1/mr का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू kze² बाई r², लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहां पे तुम क्या करो, ठीक है, m/r इंटू, अब स्क्वायर करो, तो इसको ऐसे लिखोगे, स्क्वायर करने से n का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? n², h का स्क्वायर यानी क्या होगा? h², 2 का स्क्वायर यानी क्या होगा? 4, पाई का स्क्वायर यानी क्या होगा? पाई², m का स्क्वायर यानी क्या होगा? m², r का स्क्वायर यानी क्या होगा? r² इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा kze² बाई r²। अरे आएगा या नहीं आएगा? अब सुनो ध्यान से, ये r² कटेगा क्या? हम ये सारा तामझाम रेडियस निकालने के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो ये रेडियस को उधर भेज दो। बात क्लियर है? और क्या कटने वाला है? देखो m से इसका स्क्वायर वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, अब देखो जो भी यहाँ पे है उसको दूसरे तरफ भेजो, रेडियस निकालना है तो इसको इधर आ जाओ, भेज दो। तो r इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा है बता तो? n² h², यही बचा है ना, n² h²। नीचे में क्या बचा है बता तो? 4π² m। बात क्लियर है? ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो m kze² आएगा कि नहीं आएगा?
तो ये तुम्हारा किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक है। कभी कभी ना इसको ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम, के को हटा देता है, ठीक है। सीजीएस में इसका यूनिट 1 मान लिया जाता है और के को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो के एम जेड ई स्क्वायर। इस फॉर्म में भी अगर तुमको रेडियस लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज मत होना। और नीचे में एन लिखता है, एन कहने का मतलब, ठीक है, रेडियस तुम किसी ऑर्बिट का निकालोगे ना तो एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर को बता रहा है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का निकालोगे तो R1 लिखोगे, सेकेंड ऑर्बिट का निकालोगे तो क्या लिखोगे, R2, ऐसे। अब तुम लोग जैसे ये फॉर्मूला को देखे होगे तुरंत तुम्हारे दिमाग में सवाल आने लगा होगा, आप तो कहते सर छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखना है, हम कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले ये फॉर्मूले याद नहीं होगा हमको, राइट? लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? इतना बड़ा फॉर्मूला, उसके बाद इतना सारा वैल्यू को रख करके सॉल्व करना, पता चलेगा हालत खराब हो जाएगा एक क्वेश्चन को बनाने में। और हम आप लोग को बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है। अब क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दो। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, बाईपास सर्जरी करते हैं। एन का अगर बात करोगे ना तो एन ऑर्बिट नंबर को बता रहा है। ऑर्बिट नंबर हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा। बात क्लियर है? ठीक है। एच बता रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। बाबू तुम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालो, एच का वैल्यू हमेशा सेम होने वाला है। यानी एच यहाँ पे कांस्टेंट होगा, 4 हमेशा कांस्टेंट होगा, पाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलता है क्या? नहीं। ये भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? के भी कांस्टेंट होगा। जेड एटॉमिक नंबर को बता रहा है, जेड बदलेगा। ई चार्ज को बता रहा है, चार्ज भी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो तुम अगर ध्यान दिए होगे तो एन स्क्वायर और जेड को छोड़ करके कोई भी दूसरा टर्म है जो वेरिएबल है, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ करके कोई भी दूसरा टर्म यहां पे आपको दिखाई दे रहा है जो वेरिएबल है? नहीं। बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी बदलेगा ही नहीं। तो हम पहले ही सबका वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले ही सबका वैल्यू को रख करके क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है सबको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सारा कांस्टेंट वैल्यू को यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दे, सारा कांस्टेंट वैल्यू को यदि हम लोग क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना आसान है या नहीं है? n यहां पे क्या चीज को बता रहा है, ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो n का वैल्यू क्या होगा, 1। जेड बता रहा है एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन बोला तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। हीलियम बोला तो कितना होगा, 2। लिथियम तो कितना होगा, 3। तो ये फॉर्मूला से तुम रेडियस आराम से निकाल सकते हो। अब ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूला से तुम रेडियस निकालते हो तो इसका यूनिट आएगा एंगस्ट्रम। कौन सा यूनिट में आएगा, एंगस्ट्रम। अब तुम कहोगे कि सर मान लीजिए हमको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, तो बताओ तुम लोग को कोई दिक्कत आएगा क्या? एंगस्ट्रम में निकालने के बाद उसको 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वो मीटर में नहीं बदल जाएगा? तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला को याद रखना और इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हालांकि सेफ्टी के लिए ये दोनों फॉर्मूला को याद रख लेना। कभी कभी ना एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेता है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला को ऑप्शन में देता है। बात समझ आया? ठीक है, इसी वजह से ध्यान में रखिएगा। बट जब क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा रेडियस निकालने वाला, तो हमेशा ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, बाकी और कुछ नहीं है। बात समझे? बस ध्यान ये रखोगे कि यहां से जो रेडियस निकलेगा उसका यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रम। क्या होगा, एंगस्ट्रम। चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले ये सारा बात को एक बार देख लो, अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो नहीं दिक्कत है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेट, क्वेश्चंस करने वाले, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक हम बना देंगे, बाकी तुम लोग को खुद से ट्राई करना है। तो तुमको यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट रेडियस। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है बच्चा, बताओ? रेडियस। तो हम लोग को रेडियस निकालना है। और कौन कौन सा ऑर्बिट के लिए निकालना है बताओ?
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी n का वैल्यू या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 या फिर 3। कौन सा एटम में निकालना है बताओ? हाइड्रोजन, यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1। यही होगा ना। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट। बाबू अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना चाहे तो n का वैल्यू जाहिर सा बात है कितना होगा? 1। एटम हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। रेडियस निकालने का फॉर्मूला अभी बताए थे 0.529 n स्क्वायर बाय z, यही है ना। अब देखो 0.529 बच्चे n का अगर बात करोगे तो n यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। z भी 1 होगा तो यहां से 0.529 और यहां पे क्या लिख लोगे? एंगस्ट्रम। क्या लिख लोगे? तो यहां पे पहला ऑर्बिट का रेडियस निकल गया। इसी प्रकार से सेकंड हम निकाल देते हैं, थर्ड तुम लोग खुद से निकालोगे। सेकंड ऑर्बिट का अगर हम बात करें बच्चों तो सेकंड ऑर्बिट के लिए बताओ आप n का वैल्यू कितना हो जाएगा? z अभी भी कितना होगा? क्योंकि एटम तो सेम ही है ना। अब बताओ रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो यहां से आ जाएगा 0.529। बच्चों अगर हम n का बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। z अभी भी क्या होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 4 6 कैरी कितना जाएगा? 3, 4 2 जा 8, 9 10 11 तो 1। ठीक है, कितना बच रहा है? 1, 4 5 जा 20 और 121 तो 2.116 और यूनिट क्या लिख लोगे? एंगस्ट्रम। इसी तरह से जल्दी से आप थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करके बताओ फास्ट, जल्दी से, 1 मिनट का समय है, जल्दी। हो गया ना? चलो तुम लोग बना लिए होगे। अब बताओ n का वैल्यू कितना हो जाएगा? z का वैल्यू अभी भी क्या होगा? r निकालने का फॉर्मूला तुम सबको पता है तो बोल दो। कोई दिक्कत है इसमें? 0.529 n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी क्या होगा? z अभी भी क्या होगा? अरे मल्टीप्लाई करने आता है? 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? कैरी कितना जाएगा? 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। कैरी कितना जाएगा? 45 और 2 47 होगा तो 4.761 एंगस्ट्रम आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बहुत अच्छे, आगे सुनो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आराम से बातों को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ। रेशियो का मतलब समझ रहे हो ना, अनुपात का बात हो रहा है, बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट रेडियस रेशियो, तुमको रेडियस का रेशियो निकालना है और कौन कौन सा ऑर्बिट का निकालना है। देखो, थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस आयन एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ क्या? Li2 प्लस आयन। कहने का मतलब क्या है? Be3 प्लस आयन का तीसरा ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, पहला बात। और पांचवा बोर्स और Li2 प्लस आयन का पांचवा ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। यानी तीसरा ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस डिवाइडेड बाई पांचवा ऑर्बिट ऑफ क्या? Li2 प्लस। ठीक है, इन दोनों ऑर्बिट का जो रेडियस होगा उसका आपको रेशियो निकालना है। अब रेशियो वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आप लोग को सिखाए थे जब आप लोग को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा रहे थे, याद है ना। हम आप लोग को क्या बोले थे, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन मिले तो कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना, कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना। देखो तुम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला निकालो। यहाँ पे दो एटम तुमको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है Be3 प्लस, हाँ या ना। Be3 प्लस के लिए ऑर्बिट का वैल्यू 3 बोला है, यानी n का वैल्यू क्या होगा? 3। और z का वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना हो जाएगा जी? 4 होगा। अब रेडियस निकालने का फॉर्मूला तुमको पता है, रेडियस ऑफ Be3 प्लस आयन क्या हो जाएगा? 0.529 n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और z के जगह में क्या लिखोगे? 4, यही होगा ना। चलो अब इतना ही रहने दो। नेक्स्ट अगर बात करोगे, एक तुम्हारा Li2 प्लस दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है नहीं दिया है? इसमें अगर n का बात करोगे तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ है और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही होगा ना। अब देखो इसके लिए रेडियस निकालोगे तो 0.529 n स्क्वायर बाई फिर से क्या हो जाएगा? z। अब अगर तुम यहां पे बात करोगे तो r इज इक्वल, यहां पे सबका वैल्यू रख लो,
तो यहां से R ऑफ Li2 प्लस कितना हो जाएगा 0.529, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 25, और Z अभी भी कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो क्वेश्चन में हमको बोला कि रेडियस ऑफ B3 प्लस आयन क्या होगा बाय रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना था। तो B3 प्लस का रेडियस क्या निकाले हो 0.529, 0 क्या है 529। एन स्क्वायर अगर बात करोगे एन स्क्वायर बाई जेड 9/4 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.529 इंटू 25/3 हो जाएगा। बाबू ये साफ साफ दिख रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो B3 प्लस बाई रेडियस ऑफ Li2 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/4 तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा जी, और 25 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो 9 3 जा 27 और 25 4 जा क्या होगा 100, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 27:2 क्या आ जाएगा 100, ये रेशियो आएगा। तो अब याद हो जाएगा ना कि रेशियो वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कहां पे, अरे इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 चौके 100 आएगा कि नहीं आएगा। इसको यहाँ पे 9/4 था, इसको अगर तुम ऊपर लेकर के जाओगे तो ये उल्टा होता है कि नहीं होता है, बस ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे तुमसे क्या बोला है, इस तरह का भी कभी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अब बताओ जो तुम्हारा ऑर्बिट होता है वो कैसा शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है ना जी। अब बताओ अगर तुमको किसी भी सर्कल का रेडियस पता है तो क्या तुम उसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हो। सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते थे, हाँ पास से कुछ क्या, हाँ वही उसी को सरकमफेरेंस, 2πr जो होता है ना उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। बताओ अगर सर्कल का रेडियस पता है तुम एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, रेडियस पता है तो उसका पूरा डायमीटर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अब सबका फॉर्मूला सुन लो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमको सरकमफेरेंस निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 2πr। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है यानी 2r होगा, और अगर हमको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ πr², क्या होगा। चलो अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट सरकमफेरेंस डायमीटर एरिया ऑफ फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस आयन, यानी B3 प्लस आयन का चौथा ऑर्बिट का तुमको सरकमफेरेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है और क्या निकालना है एरिया। तो सबसे पहले तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। B3 प्लस आयन दिया हुआ है बाबू, कौन सा ऑर्बिट के लिए बोला गया बता तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, B3 प्लस आयन है, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 होगा या नहीं होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बोलो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है 0.529 n²/z, है या नहीं है। चलो बहुत अच्छे, यहां से r इज इक्वल टू 0.529। अगर हम n² का बात करें तो n² यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और z का अगर बात करोगे तो z भी कितना हो जाएगा 4। अब चलो इसको हम लोग कर देते हैं कैंसल, 4 1 जा 4, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ से 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, ठीक है, 4 5 जा 20 and 1 21, 2.116 एंगस्ट्रॉम आएगा कि नहीं आएगा। अब ये तुमको पता है, बाकी तुम इजीली निकाल सकते हो। अब अगर हमको डायमीटर निकालना हो, क्या निकालना हो डायमीटर, तो 2 इंटू आर होगा या नहीं होगा, तो 2 इंटू 2.116 एंगस्ट्रॉम आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसा नहीं देगा तुमको, क्या करेगा ना दे देगा, पहले से दे देगा एक अननोन डाटा, मतलब एक हाइपोथेटिकल डाटा दे देगा कि रेडियस इतना है तो बताओ उसका सरकमफेरेंस क्या होगा। यहाँ पे तुमको लगेगा कि कैलकुलेट बहुत ज्यादा करना होगा, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, जेई में पूछना होगा या नीट में पूछना होगा, तो ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जनरली वो देना पसंद नहीं करता है। बात क्लियर है ना, वो ऐसा डाटा देगा जो आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर का कहानी, ठीक है, डायमीटर। चलो
अब अगर हम सरकमफेरेंस का बात करें, सरकमफेरेंस, तो बाबू सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है बताओ? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 पाई क्या होगा? 7, या 3.14 भी रख सकते हो। रेडियस कितना निकला है बताओ? 2.116 एंगस्ट्रम। इसको भी तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो सरकमफेरेंस आएगा उसका यूनिट भी क्या होगा बताओ? एंगस्ट्रम। डायमीटर भी आएगा, उसका भी यूनिट क्या होगा? एंगस्ट्रम। और आखिरी तुमको निकालना एरिया। क्या निकालना है? एरिया। बच्चे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता तो? ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, यही है ना। पाई का वैल्यू 22 बाई क्या होगा? 7। और आर का अगर बात करोगे तो आर का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 2.116 का होल स्क्वायर। करोगे कि नहीं करोगे? और इसका जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम स्क्वायर में आएगा। कौन सा यूनिट में आएगा? एंगस्ट्रम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है ना मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एंगस्ट्रम यूनिट में रेडियस था, तो आंसर भी किस में आएगा? एंगस्ट्रम स्क्वायर में। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो डायरेक्टली तुम फॉर्मूला याद रखना, यानी अगर तुमको रेडियस निकालने आ रहा है ना, तो रेडियस के साथ साथ यहाँ 3 और सवाल पूछा जा सकता है। और वो सवाल क्या क्या है? सरकमफेरेंस निकालने के लिए दे सकता है, डायमीटर निकालने के लिए दे सकता है, या एरिया निकालने के लिए दे सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये जेई में बहुत बार पूछा गया है, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देखो, रेडियस कैलकुलेशन में तो हम बहुत सारा बात को बता दिए हैं, वेलोसिटी कैलकुलेशन में भी इसी तरह से आएगा। वहां पे हम सब कैलकुलेशन आप ही लोग से कराने वाले हैं, इसलिए सब चीज को ध्यान से देखना। देखो यहां पे क्या बोला? इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन इज क्या? x। ठीक है, देन कैलकुलेट। कभी कभी ना इसी को क्या करेगा क्वेश्चन में, x ना दे करके a नॉट दे देता है। क्या दे देगा? a नॉट। मतलब कोई भी टर्म रहेगा, नंबर नहीं रहेगा, कोई अल्फाबेट दे देगा। बात समझे? ठीक है, आगे देखो। देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ क्या? x। अब क्वेश्चन क्या बोला? यहां पे तुमको एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि Li2 प्लस आयन का 5वां ऑर्बिट का रेडियस को हम x मान ले, क्या मान ले? x। तो आप बताओ कि तीसरा बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, किसके लिए? देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ x। तो वही Li2 प्लस आयन का तीसरा ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, आपको x के टर्म में ही बताना है। किसके टर्म में बताना है? x के टर्म में। अब अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन देना तो तुम कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, सुनो। ठीक है, तुमको जिसका वैल्यू दिया हुआ है x के टर्म में, तुम पहले उसी को सॉल्व करो। उसी को क्या करोगे? सॉल्व। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है बता तो? Li2 प्लस कौन सा ऑर्बिट का दिया हुआ है बताओ? 5वां। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे Li2 प्लस आयन दिया हुआ है और 5वां दिया है, यानी n का वैल्यू क्या ले लेंगे बताओ? 5। और z का वैल्यू क्या ले लेंगे बताओ? 3। यही ले लेंगे ना? z का वैल्यू क्या लेंगे? 3। अब सुनो ध्यान से, अगर हम रेडियस निकालने का बात करें तो रेडियस होगा 0.529 n स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? z। यही होगा। ठीक है, अब यहां से r को एज इट इज रहने दो। 0.529 बाबू कौन सा ऑर्बिट के लिए बात किया बता तो? 5। 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 25। और Li2 प्लस आयन है, मतलब z का वैल्यू क्या होगा? इसी का, इसको जो सॉल्व करोगे वो पूरा का वैल्यू को ये क्वेश्चन में क्या मान करके चल रहा है? x। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 0.529 इंटू 25 बाई क्या होगा? 3। अब अगर तुमको एक का वैल्यू x या y या z किसी में दिया हुआ है और दूसरा का भी उसी अल्फाबेट में उसी टर्म में निकालने बोला है, तो तुम क्या करोगे? सुनो अब ध्यान से। तुम कोई भी एटम का रेडियस निकालो, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालो, रेडियस निकालने का फॉर्मूला में कोई चीज नहीं बदल रहा है। और वो क्या नहीं बदल रहा है बता तो? 0.529। क्या ये कभी बदल रहा है? नहीं। तुम इसका वैल्यू को x के टर्म में निकाल दो। अगर तुम इसका वैल्यू को x के टर्म में निकालना चाहते हो तो इसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो भेज दो उसको दूसरी तरफ। तो यहां से ये आ जाएगा 0.529 जो होगा वो बेसिकली 3x बाई 25 के इक्वल होगा या नहीं होगा? 3x बाई 25 के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब इतना निकालने के बाद तुम छोड़ देना। देखो स्टेप क्या है,
सबसे पहले तुम क्या करोगे, जिसका वैल्यू x के टर्म में दिया है उसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला में जो कभी नहीं बदलता है उसका वैल्यू को x के टर्म में निकालेंगे। जैसे रेडियस में 0.529 हर केस में सेम था, z बाई n बदल सकता है बट 0.529 कभी बदल नहीं रहा था, तो इसीलिए हम उसका वैल्यू को x के टर्म में निकाल लिए। बात क्लियर है? ठीक है। अब जिसका वैल्यू को तुमको निकालने बोला है उसके बारे में बात करते हैं। देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ x, यानी आयन अभी भी क्या है बताओ, Li2 प्लस। रेडियस तुमको थर्ड ऑर्बिट का निकालने बोला है, मतलब n का वैल्यू क्या होगा 3। अब z का वैल्यू भी अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि Li2 प्लस का 3 ही होता है ना। अब देखो अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो 0.529 n स्क्वायर बाई z होगा या नहीं होगा, तो यहां से 0.529 कर लो। अगर हम n स्क्वायर का बात करें तो n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 9, z यानी 3 हो जाएगा बच्चा, तो 3 3 जा 9 होगा कि नहीं होगा। अब हमको पूरा सॉल्व नहीं करने बोला है, हमको x के टर्म में निकालने बोला है। तो क्या तुम 0.529 का वैल्यू x के टर्म में निकाले हो? कितना निकाले हो 3x बाय 25। तो इसके जगह में क्या हम 3x बाय 25 नहीं लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो रेडियस निकल जाएगा 3 इंटू 3 क्या होगा 9x, और नीचे में क्या रहेगा 25, यानी जो रेडियस निकल रहा है x के टर्म में वो कितना निकला बताओ 9x बाय 25। तो तरीका क्या है समझ में आया ना, पहले जिसका वैल्यू x के टर्म में या a0 के टर्म में या y के टर्म में दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला में जो नहीं बदलता है उसका वैल्यू को x के टर्म में निकाल लेंगे। फिर जिसका वैल्यू निकालने बोला है उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे, और जो x के टर्म में वैल्यू निकाले हैं उसको पुट कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इस तरह का एक क्वेश्चन तुम लोग पहले ट्राई कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लिखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा, एक मिनट। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये जेई का ही क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट इज इन Li प्लस आयन इज, ठीक है, एक मिनट। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट इन Li प्लस आयन। तो यहां पे तुमको ए नॉट के टर्म में रेडियस निकालना है। किसके टर्म में निकालना है ए नॉट। तो देखो यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि ए नॉट है, ए नॉट किसका वैल्यू को मान रहा है 0.529, किसका 0.529। तो 0.529 को तुमको यहाँ पे क्या मान करके चलना है ए नॉट। तो बताओ ए नॉट के टर्म में Li2 प्लस का रेडियस क्या होगा, यानी तुम Li2 प्लस का रेडियस निकालो, बस 0.529 को किससे रिप्लेस कर देना ए नॉट से। ट्राई करो तो क्वेश्चन को जल्दी से, चलो बना लिया आप लोग। सुनो तो यहां पे क्या बोला, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द बोर्स रेडियस ए नॉट इन Li प्लस आयन, इन कौन सा आयन Li प्लस, ठीक है, Li2 प्लस होगा, Li क्या होगा 2 प्लस, इसको सुधार लेना। अब देखो यहां पे अगर हम Li2 प्लस आयन का रेडियस निकालना चाहते हैं तो 0.529 n स्क्वायर बाई z होगा या नहीं होगा। अब Li2 प्लस आयन का कौन सा ऑर्बिट के लिए बोला है बता तो सेकेंड, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा बता तो 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बताओ 4, और Li2 प्लस यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यही होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे बोला है कि जो तुम्हारा कांस्टेंट है उसको क्या मान कर चलना है ए नॉट, तो 0.529 को हम क्या मान लेंगे ए नॉट, क्या मान करके चलेंगे ए नॉट। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 4a0 बाई क्या होगा 3। तो बताओ इस बेसिस पे आंसर कौन सा लग रहा है ए नंबर। बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग देख रहे थे वो किसके किसके बीच में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे रेडियस
वर्सेस 1/z के बीच में। अब वापस से तुम फॉर्मूला देखो, यहाँ पे n को क्या मान लेना, कांस्टेंट। n को क्या मान लोगे, कांस्टेंट। तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z होता है, तो इसको हम 1/z बोल देते हैं। रेडियस कौन से एक्सेस में है, x। ये 0.529 पहले से कांस्टेंट था, n को भी हम लोग कांस्टेंट कर दिए, तो ये कांस्टेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1/z कौन सा एक्सिस में, बताओ, x। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा mx दिखाई दे रहा है। अगर y इज इक्वल टू mx है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, बताओ तो, 0.529 n स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये पहला ग्राफ था। दूसरा जो ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे रेडियस और एन के बीच में, रेडियस और किसके बीच में, एन के बीच में, एन स्क्वायर के बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे z को क्या मान लोगे, कांस्टेंट। z को क्या मान लोगे, कांस्टेंट। बात समझे, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस और एन स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। वापस से फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और z को 1/z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो 0.529 इंटू 1/z, ये तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। इस कांस्टेंट को हटा करके m लिख सकते हैं। रेडियस है y एक्सिस में, इसके जगह में क्या लिख लोगे, m। और जो तुम्हारा n है वो कौन सा एक्सिस में है, x, सॉरी n स्क्वायर कौन सा एक्सिस में है, x। तो y इज इक्वल टू mx आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस फिर से क्या करोगे, ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन। और इस ग्राफ का अगर तुम स्लोप का बात करोगे तो स्लोप हमेशा m के इक्वल होता है, और m का वैल्यू यहाँ पे कौन है, 0.529 बाई क्या हो जाएगा, z। 0.529 बाई क्या हो जाएगा, z। इस तरह से बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ था रेडियस कैलकुलेशन में, बात समझे, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत उक्कत है क्या, क्या चीज। यहां पे देखो, z को तुम यहां पे कांस्टेंट माने हो कि नहीं माने हो, ठीक है। 0.529 कांस्टेंट है बाबू, 1 तो ऐसे भी कांस्टेंट ही होगा ना। अगर तुम z को भी कांस्टेंट कर दो, क्या ये बदलेगा। तो इन तीनों के जगह में हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहां पे अगर तुम बात करोगे तो n स्क्वायर कौन सा एक्सिस में है, x, इसलिए n स्क्वायर के जगह में क्या लिखे, x। तो y इज इक्वल टू mx आया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब स्लोप किसके इक्वल होता है, m के इक्वल, इसी वजह से 0.529 बाई क्या लिखे हैं, z। अब बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, तो ये था तुम्हारा रेडियस कैलकुलेशन, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कंसीडर करेंगे, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक आराम से अच्छे से सारा को नोट्स कर लीजिएगा। जितना टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताए हैं वो सारा को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत ना हो।